नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ऊपरी स्तरों से फिर फिसला है बाजार, क्या आएगी आखिरी घंटे पे रिकवरी या और टूटेगा बाजार? अगला महत्वपूर्ण सवाल, कल की गिरावट के बाद आज सुबह के सत्र में जो रिकवरी रही, क्या उस रिकवरी पर कर सकते हैं भरोसा? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, आईटी शेयरों में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, अब यहां पर क्या बनाए स्ट्रेटजी? इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन सभी प्रश्नों पर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की। पीएसबी को लेकर के जरा व्यू आए हैं सर, जब सवाल पूछना चाह रहे हैं। एपीजी एंटरटेनमेंट जी हैं हमारे एक दर्शक, और वो 60 रुपये पे लेकर के बैठे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अभी सर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के आपका व्यू क्या है? यहाँ पे सर क्या ही बोला जाए, अब 60 पे लेकर के कहाँ थे आप? मतलब बहुत लेट कर दिया आपने सवाल पूछने में। 25 रुपये पे आ गया, फिर जो है आप पूछ रहे हैं। बैंकों में इतनी अच्छी रैली भी रही, क्या करें सर? 60 का 25 हो गया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कभी कभी स्पीचलेस हो जाता है आदमी जब इस तरीके से मोमेंटम आता है, क्योंकि काफी लोअर लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके किसी भी पुल बैक पे धीरे धीरे करके एग्जिट करना चाहिए। हालांकि इसका जो एग्जिट है वो शायद मेरे ख्याल से 8-10 महीने पहले निकला था, जब वे 48 के नीचे निकलना शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी अगर बने हुए हैं तो 25 है, तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा आप डेट इन्वेस्टमेंट की तरीके से सोच के चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बट पैसा लगाया है तो उस पर ध्यान भी रखें। ये थोड़ी सी चूक होती है, मतलब से ऐसी गलतियां मत क्या कीजिए रोज़ आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं सेजल राउत साहब की, और वो जानना चाह रहे हैं एसबीआई को लेकर के लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं और ऐड कर सकते हैं क्या, और ख़रीद का भाव भी इनका अच्छा है 803 पे सर। तो एसबीआई 803 पे इन्होंने लिया हुआ है एसबीआई पे। बाकी भी कई सारे सवाल हैं, तो सर उनके लिए भी बोल दीजिए जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं। इन्होंने 800 पे लिया है, 400 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या जैसा ये कह रहे हैं कि और ऐड भी कर सकते हैं क्या? ये तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 100% इस समय जो लेवल्स अभी आए हैं, जैसे 1234 से गिरता हुआ 1200 आ गया है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। और इन लेवल से जो करेक्शन है वो एक बार वापस से 1080 और 1110 के आसपास तक आ सकता है। फिलहाल बाय नहीं करना है, एवरेज करने के लिए भी वही लेवल्स हैं, और करंट लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है सर। अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, बाज़ार में काफ़ी अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में जो पैसे बन जाए वो ज़्यादा बेहतर हैं। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच प्रगति जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज हमें भेजा है। प्रगति जी, आपको कॉल की जा रही है, अगर आप कार्यक्रम में हैं तो कम से कम फ़ोन तो उठाइए। तो फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब इतनी मेहनत से आपको कॉल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी सर, जेके टायर और अपोलो टायर पे एक नहीं कई सारे सवाल हैं। जैसे कि एक हमारे दर्शक हैं अपोलो टायर, कह रहे हैं फ्यूचर बाय क्या, अपोलो टायर का फ्यूचर क्या होगा? 482 पे लिया हुआ है। जेके टायर पे आज काफ़ी सारे क्वेरीज थी, अब चूंकि सवाल आंखों से ओझल हो गए हैं। एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं अंकुर रिद्धि जी। चलिए ठीक है, जेके टायर सवाल एक मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं सर। जेके टायर, अपोलो टायर, अभी क्या करना चाहिए सर? जेके टायर में क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है, और 480 पे अपोलो टायर लिया हुआ है, उसमें क्या करना चाहिए? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना लोगों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं। अच्छा, आप ही बकर क्योंकि दीजिए सर जी। क्योंकि आप देखिए क्या करते हैं, जैसे ही आपका प्रोग्राम 1 बजे स्टार्ट होता है, आप एकदम सांस भी नहीं लेने देते, धड़ा धड़ क्वेश्चन भेजते हैं, पूछते हैं। और फिर होता क्या है कि बहुत से लोग जो है ना, वो अब हर कोई आदमी आपकी तरह इतना एनर्जेटिक नहीं है। आदमी जब तक आता है, देखता है, सोचता है चलो ओपन कर लेते हैं, तब तक पता चलता है सवाल 1 बज चुका होता है, और आप ना प्रीमियम उसका निकाल चुके होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी एनर्जी में कमी नहीं होती, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं से लोगों को शायद सही समय पे नहीं पहुंचती है। नहीं नहीं, क्योंकि उसमें आप समस्या जानते क्या होती है सर, कि अभी तो चलिए चल जाता है, लेकिन जो लोग रात में 8 बजे देखते हैं, उसमें जो कमेंट आते हैं कि आपने ऐसा टाइम बर्बाद कर दिया और इतना टाइम ऐसे चला गया, और वो 40 मिनट का चंक होता है, 30-35-40 मिनट का। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो लोग रात में इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो उनको ये लगे कि वो 40 मिनट उनके लिए वैल्यू मतलब उन्होंने दी है, ऑफिस से थका करके तमाम दिन की दिनचर्या को निपटाने के बाद जो लोग समय दे रहे हैं। जी सर।
नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब शो कर रहे हो और स्टॉक मार्केट पे जब बात कर रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस जरूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है आप कमा नहीं पाएंगे। और एक चीज मैं आज आज मैंने नई आरएनडी करी, बाद में बताऊंगा जब आप कह रहे हैं तो। नहीं नहीं, बता दीजिए और सर, अरे बताइए बताइए, पहले बता दीजिए सर जी। सर एक्चुअली में आपने सेबी का एक डेटा देखा होगा जिसमें होता है कि 99 पर मतलब 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और सिर्फ 1% लोगों को ही फायदा होता है। आपने भी इसका हाँ डिस्क्लेमर बिल्कुल नहीं। सर, बिल्कुल जी जी। लेकिन उसके पीछे का आरएनडी कोई रिलीज नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी आरएनडी कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट कितने बजे स्टार्ट होता है विपुल भाई? मार्केट सवा वही नौ 9:15 जी। 9:15 बजे। लेकिन हमारे यहाँ की दुविधा ये है कि सवेरे 7 बजे से कोई भी चैनल पे को खोलिए, इस तरीके से न्यूज और इस तरीके से स्टॉक मार्केट की डोज को भर रहे होते हैं कि होता क्या है कि आप ना इतनी ज्यादा न्यूज आप पा लेते हैं कि आप उन्हीं स्टॉक में स्टक होके चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला आपको सिलेक्शन ये रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा चैनल को वॉच मत करिए, कुछ चैनल्स को पकड़ कर रखिए और उन्हीं की न्यूज को सुनिए। लेकिन क्या होता है जब आपने कभी रेस देखी होगी, जब दौड़ होती है ना, तो कोच जो होता है ना वो हमेशा अपने जो रनर होता है उसको ये समझाता है थोड़ा सा वार्म अप कर लो और बाकी कुछ मत करो। अब ऐसा तो नहीं कोच उससे कहता कि एक काम करो, 3 राउंड मैदान का लगा लो फिर उसके बाद रेस के लिए यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो हम लोग मॉर्निंग 7 बजे से एक्सरसाइज करते हैं, 9 बजे तक, 9:15 बजे तक ऐसा लगता है कुछ छूट गया तो सब छूट गया। बिल्कुल मत करिए, थोड़ा कम देखिए, क्योंकि ज्यादा भी देख लेंगे डर में एक्टिविटी हो जाएगी। जब ज्यादा डर आ जाता है तो आदमी से गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो रिटेलर ना सोचते हैं कि मेरे को ये न्यूज मिल जाए मैं ये कमा लूं, सर आज तक कोई भी न्यूज वाला बंदा ना कभी कमा के बाहर नहीं निकला है, हमेशा देकर बाहर निकला है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट को समझना है तो आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। अब आप अगर सोचते हैं, जैसे मैंने विपुल जी को क्यों रोका, आप विपुल जी आप स्ट्रैटेजिकली समझिए, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो 200 लोग होते हैं, तो क्लोज होते होते आपके 1100-1200 लोग पहुंच जाते हैं, राइट? उन बिल्कुल। बेचारे 800 लोग जो लास्ट में आके जुड़ते हैं, उनकी आदतों को तो हम लोग शो कर रहे हैं उन्हीं के लिए, थोड़ा सा समझ के चलते हैं। जब तक लोग व्हाट्सएप पे शेयर करें, थोड़ी एक्टिविटी करें, थोड़ा स्लो ग्रोथ से चले, मार्केट में भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं उसको पकड़ने की कोशिश करें, वो एक्टिविटी ठहराव लाएगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी कि ओवरडोज हो करके मार्केट को ट्रेड मत करिए। ठीक, अभी उसमें करें क्या सर, वो जेके टायर और अपोलो टायर में अब जी। जेके टायर पे, बिल्कुल मैं जेके टायर पे ही आने वाला था। जेके टायर पे देखिए अभी 520 480 बाय के लेवल है, जस्ट वेट एंड वॉच, वेट सम मोर करेक्शन। अपोलो टायर की बात कर लेते हैं, अगर जेके टायर पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट का करेक्शन आएगा तो अपोलो टायर पे भी सेम इंपैक्ट दिखेगा। तो यहां पर करंट लेवल पे अगर आपको खरीदना है, फ्रेश बायर है, तो सिर्फ पहला कदम रखिए, 10 12 20% का स्टॉक खरीदिए, उससे ज्यादा नहीं। वेट फॉर द फ्रेश गुड लेवल टू एंटर एंड मेक अ रिटर्न। चलिए, ये बात आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। और अपोलो टायर में सर? अपोलो टायर में सेम सर, थोड़ा सा वेट फॉर द करेक्शन, एटलीस्ट 445 के आसपास आ जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाए, पकड़ लेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनको अगर लेना है तो 20% करंट लेवल पर ले सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं, पहली दर्शक हमारी फोन लाइन पर प्रगति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम। आपकी नाराज़गी देखी सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में, तो हमने कहा पहले आपसे बातचीत कर ली जाए। तो आपकी नाराज़गी कुछ हद तक दूर हुई मैम? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और आप कहाँ से बोल रही हैं? गोरखपुर से? मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत शानदार जगह से हैं। और उसी से 100 किलोमीटर आगे जो है, हम भी वहीं पर हमारा भी बचपन गुजरा है, सिद्धार्थनगर से। तो मतलब जो है अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। कैसे लग रहा है प्रोग्राम प्रगति जी आपको? बहुत अच्छा। मैं इनफैक्ट मैंने 6 महीने पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। जी जी। और मैं पूरा आपके शो पे डिपेंडेंट रहती हूँ। आपके सारे एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं। थैंक यू मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, गोरखपुर में जितना ज़्यादा हो सके और जो लोग ट्रेड करते हो, मार्केट में इंटरेस्टेड हो, उन तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। और बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? सर, मैंने केएसबी पे अंबाला मैम का कॉल लिया था, जो कि 20 शेयर मैंने लिया था 775 पे।
और एक और कॉल था जो कि प्रदीप जी का था, और वो है आपका डेंटा वाटर, जो कि मैंने 30 शेयर लिया हुआ है 352 पे। 352 पे, 352 पे डेंटा वाटर, केएसबी जो है 775 पे आपने लिया हुआ है। और डेंटा वाटर क्या बताया आपने? 305? नहीं, 352। 352? तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैम आपने कोई? मिस हो गया उस टाइम पे, मैंने काफी शुरू में शुरू किया था देखना, तो मैंने ये stop थोड़ा loss- सा मतलब जो है ना, चाहे वो किसी की भी कॉल हो, वो रवि सर की कॉल हो, प्रदीप जी की कॉल हो, किसी और की भी कॉल हो, अंबाला जी की हो, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए वो कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो दोनों का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे काफ़ी लॉस हो गया आपको। चलिए केएसबी पे पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पे अभी आपका नुकसान कम है सर, आज थोड़ी सी रिकवरी है 1-1.5% की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी केएसबी को लेकर के? अभी मैम के लिए क्या सलाह रहेगी? 2.25% ऊपर 723-724 का भाव देखने को मिल रहा है। देखिए प्रगति मैम, आप अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रही है। ट्रेड तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दो एक चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। कभी भी कोई भी स्टॉक जब आप खरीदिए, कोई भी रिकमेंडेशन आती है हमारी तरफ से या किसी की तरफ से, कई बार ऐसी चीजें होती है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसको भी आपको आपको लेकिन अपने एक पैरामीटर नोट कर लेने चाहिए कि मेरे 1 2 3 4 ये 5 पैरामीटर है। इन पैरामीटर पर अगर आएगा तो मैं स्टॉक को लूंगी, नहीं आएगा तो एक बार छोड़ दूंगी। बहुत सिंपल है, बहुत स्टॉक आते हैं। अब कैसे? जैसे आपने आपके केएसबी की बात करते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्टॉक है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में काम करते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इसका वॉल्यूम जो है ना वो बहुत लो ट्रेड होता है, और लो ट्रेड होने पे क्या होता है कि जब कोई सेलर आ जाता है ना तो स्टॉक सारे लेवल्स को तोड़ देता है। यहां पर यही समस्या हुई है। हालांकि जिनसे आपने कॉल लिया है वो आपको कई और प्लेटफॉर्म पर, आपको बार बार यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती होंगी। मुझे लगता है शायद उनका अपडेट देना ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल अभी के हिसाब से मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टॉक आज बढ़ा जरूर है, लेकिन किसी भी पुल बैक पे शायद बहुत सस्टेन नहीं कर पाएगा। वॉल्यूम का खेल यहाँ पर ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। स्टॉप लॉस को फॉलो करें, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए पहली जो है सलाह रहेगी। और सर डेंटा वाटर पे अभी इनको क्या करना चाहिए, अगर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं है, अभी क्या करना चाहिए? कोई गुंजाइश है? 100 रुपये के आसपास का लॉस उन्हें हो रहा है पर शेयर, 350 के आसपास की इनकी खरीद है। मैम थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन 100% आपको एग्जिट करना चाहिए। कंपनी का कोई खास भविष्य नहीं दिखाई देता है। और जब भी कोई स्टॉक खरीदिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आप पीएसयू खरीद रही है या अच्छे स्टॉक्स खरीद रही है, उनमें फायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपको आपका पैसा बर्न नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो आज नहीं कल तो ये कंपनी रिवर्ट कर जाएगी, इस पे मैं लॉस नहीं लूं। लेकिन ऐसी कंपनी जैसे कि 400 की थी आज 200 चल रही है, मैम क्या ही कमेंट आदमी कर पाएगा। बेटर है कि आप इस तरीके के स्टॉक्स को, फिर यहां पर भी वही सेम जो मैंने अभी पैरामीटर, देखिए जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं आप पैरामीटर चेक करिए। मैंने अभी कहा वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम नहीं है छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड नहीं है छोड़ दीजिए। इंडस्ट्री चल नहीं रही है छोड़ दीजिए। तो मतलब कुछ पैरामीटर आप सबकी बातें सुन के अपने 4 पैरामीटर फाइंड आउट कर लीजिए। नहीं है तो वो सवाल पूछिए। आप अगर मुझसे पूछते कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये पैरामीटर मुझे बताया गया था, ये फिट नहीं बैठ रहा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप अच्छा है आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना पाएंगे। ठीक, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से की गई। प्रिया गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। प्रिया गुप्ता जी जानना चाह रही हैं एसजेवीएन को लेकर के। अच्छा, इनकी खरीद भी 101 की है। प्रिया जी देखिए, अब पावर में कब पावर आती है, काफ़ी बातचीत हम लोग किसी ज़माने से करते आ रहे हैं। आज अच्छा मोमेंटम अब धीरे धीरे करके बन रहे हैं कुछ एक शहरों में। सर 1% ऊपर है एसजेवीएन। मैम की खरीद तो खैर यहाँ से 26 रुपये ऊपर की है, अब तक होल्ड किया है, तो क्या कुछ दिन और धैर्य दिखाएं? बिल्कुल धैर्य दिखाना चाहिए जब तक कि इसका 65 का लेवल नहीं आता है। अब आप सोच रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रवि जी बड़ा खतरनाक है। 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन आप ये भी तो देखिए 25 रुपए की चाल आपको चाहिए। तो अब आप ये मुझसे पूछे कि एवरेज कब करना है, डेफिनेटली 75 चल रहा है, 70 के आसपास, 71 के आसपास, 72 के आसपास
₹5 के स्टॉप लॉस से जरूर बाय करिएगा, कोई रिस्क नहीं है। कंपनी यहीं पे अब आप देख लीजिए, मैंने अभी विपुल जी आपको वॉल्यूम की बात की थी, वॉल्यूम अच्छे ट्रेड होते हैं। पोजीशंस किसकी है? म्यूचुअल फंड वगैरह की बहुत अच्छी पोजीशंस है। आ, पूरा स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है। इस स्टॉक को लेंगे, लॉस आएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन और चलेगा, 2 साल 6 महीने चल जाएगा, बट आपको प्रॉफिट लेके जाएगा। अच्छा सर, आज जब हम सुबह 10 वाला शो कर रहे थे ना, बहुत लोगों के सवाल जो है वो रेलवे को लेकर के थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ, विपुल सर टैक्स रेल में क्या लॉस बुक कर लें, प्लीज़ रवि सर से पूछिए। 31% लॉस हो रहा है और लॉस बुक करके किस शेयर में बाय करें, प्लीज़ एडवाइस सर। अब रेलवे में हिम्मत जवाब दे रही है। इसी तरह के सुबह भी सवाल थे, और तो चूँकि सुबह हम ज़्यादा सवाल ले नहीं सकते हैं, उसमें हम सवाल ही डिस्कस कम ही करते हैं, तो ये था कि 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि रेलवे को लेकर के थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, और सभी शेयरों के, सभी तो नहीं, जैसे IRFC हुआ, RVNL हुआ, अभी इनका टैक्स रेल पे सवाल था, एक जुपिटर वैगन ले लीजिए, ये 3-4 शेयरों में अब क्या करें? जैसे इनका सवाल था कि धैर्य जवाब दे रहा है, बहुत लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं विपुल और जी, आप खबर भी एकदम आ जाइए IRFC को का, वो भी चल रहा है, OFS भी, उस पर हम खबरों के खेल में डिस्कस कर लेंगे जी। देखिए विपुल जी, मैंने बोला कि जो स्टॉक मार्केट है वो धैर्य का है, और धैर्य की ज्यादा तैयारी अगर कर लीजिए तो वो धैर्यता टूट जाती है। फिलहाल रेलवे काउंटर का जो भी चाम बचा था वो मैंने आपको बताया था कि बजट तक में कुछ चाम होना चाहिए था, उसके बाद कुछ रिकवरी आनी चाहिए थी, नहीं देखने को मिली, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। आप कुछ स्ट्रेटजीज पे गलत भी होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज पे सही होते हैं, लेकिन अब करंट लेवल पे देखें, आपको मैंने उस समय 2 स्टॉक से निकलने की राय दी थी, बजट होने से पे भी, बजट के बाद भी, बजट के आज भी। अब कौन सा था? IRCTC, 900 रुपए का, 700-800 रुपए का स्टॉक गिरते गिरते 600 रुपए आ गया। अब बच्चे की जान लोगे, बच्चे की कितना चलाओगे? तो मेरे हिसाब से यहां पर निकलना चाहिए। दूसरा स्टॉक इरकॉन था, अगर आपको याद हो, इन दोनों स्टॉक से मैंने इमीडिएट निकलने की राय दी थी। इस पे अब आ जाते हैं कि आपका जो दूसरे है, जैसे स्टॉक जैसे JWL है, या फिर IRFC है, या RVNL है, ये ऑलरेडी अपने लो पर चल रहे हैं, इनमें बहुत कुछ मारा मारी नहीं है। टैक्स रेल है, टैक्स इंफ्रा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो बास्केट में तो रहना चाहिए, लेकिन थोड़े दिन के लिए आप इग्नोरेंस कर दो, मतलब कि आने वाले 6-8 महीने के लिए आप देखना बंद कर दो। आपको कष्ट कम होगा, लेकिन बेस्ट होगा कि आपको दवा भी मिलेगी। अब आप कहते हो इंडस्ट्री स्विच करा दें, अगर ये IT काउंटर होता और IT काउंटर जैसे सिचुएशन होती, मतलब कि वैसे डेवलपमेंट हो रहा होता, वैसे न्यूज आ रही होती, तो मैं जरूर कहता पूरा सेक्टर लोकेशन चेंज कर दो। यहां पर वो नहीं करने की जरूरत है, जस्ट वेट एंड वॉच। और IT काउंटर का क्या है और नेगेटिव इंपैक्ट, ये जरूर अगर विपुल जी पूछेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, IT पे हम आएंगे सर, लेकिन अभी इन सब पे होल्ड करने की ही सलाह है, कहीं कोई एवरेजिंग की नहीं, खासतौर से क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि उस पर क्या करें, अभी होल्ड करने की सलाह है, मतलब भूल जाए अभी के लिए, जब इतना वेट किया है थोड़ा और वेट करें। 100% यहां पर होल्ड करना चाहिए, कोई पैनिक नहीं करिए, कोई रिस्क नहीं दीजिए। जहां तक RVNL है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, RVNL आपका 280 तक का डिप मार सकता है, हिम्मत दिखाइए। IRFC है, ये आपका 95 रुपीज तक का डिप मार सकता है, लेकिन निकलने वाले रेट नहीं है। ठीक, ये बात है, यहाँ पे अभी निकलने की सलाह नहीं है। चलिए मधु जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। मधु जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मधु मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं मैम, आप न्यू आपका प्रोग्राम देख रही हूँ 2-4 महीने से। अरे मैम थैंक यू मैम। अभी मैं इतना मतलब ट्रेडिंग भी नहीं करती हूँ, लेकिन एक थोड़े से शेयर लेके रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ मतलब लॉस में है थोड़े से ना। हाँ बिल्कुल मैम, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं अंबाला मैम का, आपका सबका मतलब सुनती सबका, लेकिन ज्यादा करके अंबाला मैम के लिए फॉलो करती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। बताइए आज आपका क्या सवाल है मैम? वही मैंने डिजिटल सॉल्यूशन के लिए थे। हाँ, किस रेट पे लिया आपने? 50 शेयर लिए थे मैंने 200 रुपीज के अच्छा, भाव से। 200 तो पे मतलब लॉस। ये किसके कहने पे लिए थे आपने? हाँ? किसके कहने पे लिए थे आपने? नहीं, वो तो मैंने मतलब जब स्टार्टिंग किया था ना, तब मतलब मेरे बेटे ने बताया था, तब लिया था वो।
नहीं नहीं, थोड़ा सा एक चीज़ का जो आप देख रही हैं 3-4-5 महीने से, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार सौदे गलत हो जाते हैं, हाँ वो नहीं, ठीक अब है। तो ध्यान रखती हूँ, अब तो मतलब मैंने लिए भी नहीं है ज्यादा, अब तो मैं सोच के ही करती हूँ, लेकिन ये गलती हुई है। ठीक है, पूछते हैं रवि सर से। रवि सर, ठीक है। इनके बेटे ने सजेस्ट किया, थोड़ी सी गलती, थोड़ी क्या ज़्यादा हो गई, 200 का शेयर अब 95 पे आ गया है, एक महीने में करीब 11% टूटता हुआ ये शेयर रहा है, 6 महीने में 53-54% की का डाउन साइड रहा है। अभी डिस्चार्ज सोल्यूशन पे मधु मैम को क्या सलाह देंगे आप? मैम कभी कभी क्या कहते हैं, बच्चे भी गलतियों से कुछ स्टॉक ऐसे दे जाते हैं जिनकी गलतियों को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। और मैं आपको एक स्टॉक बता देता हूँ जो कि लगभग आपको इसी रेट के आसपास मिलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बदलने में कष्ट भी नहीं होगा, आपको ये याद नहीं होगा कि हाँ ये 200 रुपए तक का स्टॉक था या मुझे अभी कितना नुकसान दे गया, ये चीज आपको थोड़ी कम याद होगी। तो मुझे लगता है पहला स्टेप जो है वो आपका यही होना चाहिए कि यहाँ पे निकल जाएं, क्योंकि ये 60-70 रुपए के आसपास तक आने की संभावना दिखा रहा है। और गिरावट कुछ इस तरीके की है कि ये गिरावट अभी रुकने वाली नहीं दिखाई दे रही है। किसी दूसरे स्टॉक की तरफ अगर मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन एनएमडीसी को यहाँ पे आप चाहे तो ऐड कर सकती हैं, स्टॉक थोड़ा ज्यादा बेटर है। वो आपको थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। तो उसकी तरफ फोकस कर लीजिए। नहीं तो अभी विपुल जी ने चर्चा करी थी एसजेवीएन जो 75 रुपए का है, आप वहां पर भी आप ले सकती हैं। तो मुझे लगता है इनमें से कोई चूज कर ले, नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनएमडीसी अगर लेते हैं तो वो भी अच्छा है। सर, एनएमडीसी अगर लेते हैं 81 के आसपास, तो यहाँ पर क्या टारगेट रखने चाहिए? देखिए एनएमडीसी इसी रेंज पर अभी थोड़े दिन घूमता रहेगा, लेकिन 100 रुपए 105 रुपए तक होने की इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और इस पे रिकवरी के भी चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए वहां पर फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों की तरफ रुख करते हैं। और सर, एक सवाल शैलेश जी का है, उसके बाद से फिर आईटी की बात करेंगे। वो कह रहे हैं सर पीएसयू बैंक्स पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। सर, पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें, अच्छा, अभी हम लोगों ने एसबीआई की बात की, अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए, जो बहुत सारे शेयर आपने भी डिस्कशन में रहे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन किया है। अब क्या करें? जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और छोटा शेयर है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी सारी क्वेरीज आज की भी हैं। एक जनरल सवाल हमने अभी इनका डिस्कस किया, लेकिन सेंट्रल बैंक है 40 रुपए के आसपास। अभी इस तरह के शेयरों में जो जहाँ पे रैली उतनी बड़ी नहीं आई है, क्या व्यू रहेगा? आज काफ़ी सवाल यूको बैंक को लेकर के भी हैं, तो मैं चाहूँगा पीएसयू बैंक्स पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए अभी कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, और अगर इन एक दो शेयरों के नाम लिए हैं उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। नहीं देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो पीएसयू बैंक पे रिटर्न आ रहे हैं उसकी एक लिमिट बनाइए और उसको लॉक करिए। महाराष्ट्र बैंक की बात कर ले 73, 75, 80 तक जा सकता है, लेकिन आप लॉक करना सीखिए। अगर आप नहीं लॉक करेंगे वापस 40-50 रुपए पे घूम रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा पैसा बाहर निकाल के थोड़ा कैश पे आ जाइए। आगे आने वाले 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक मार्केट पे कुछ सिनेरियो अच्छा नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है, तो कैश इन हैंड होंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म के जो कॉल ले रहे हैं, उनको भी, जिनके लॉक हैं उनको थोड़ा पैसा बुक करना चाहिए। अब सेंट्रल बैंक की बात कर ले जो आपने कही, यूनियन बैंक की बात करें, यूको बैंक की बात करें, मुझे 5-10% का करेक्शन दिखाई देता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे 5-10% बचाना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। नहीं लॉक करते तो यहां पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच आउट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पोजीशन नीचे आएगा तो ऐड कर लीजिएगा। किससे पूरी तरह से निकलना चाहिए? पीएनबी आप चर्चा कर रहे थे, जिससे कि मुझे लगता है कि यहां पर निकलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है अभी आजकल की जो कंट्रोवर्सी उसके हिसाब से, या फिर ओवरऑल देखें तो प्राइवेट बैंक की तरफ से भी कुछ बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये थोड़े से करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से 10% प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेश बाय के लिए जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 15 डेज, अपॉर्चुनिटी वापस लौटेगी। अपॉर्चुनिटी वापस लौटेगी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं सर। एक
शेयर जिसमें काफ़ी रफ्तार रही वो है गॉडफ्रे फिलिप और लगातार टूट रहा है। गॉडफ्रे फिलिप पे एक हमारे दर्शक हैं कह रहे 2589 पे इन्होंने लिया हुआ है और ये मुन्ना कंप्यूटर सेंटर के नाम से व्हाट्सएप पे इनका नाम दिखाई दे रहा है, बाकी पता नहीं नाम इनका। कह रहे हैं अभी क्या करूं सर, प्लीज़ बोलिए, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, वेट करने से फ़ायदा मिलेगा तो वेट करूंगी, कितना टाइम और वेट करना है प्लीज़ बोलिए। तो ये एक अब मैम का नाम नहीं पता लेकिन इन्होंने लिखा है करूंगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैम है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लगा सर जब वो रेट वगैरह बढ़ रहे थे और टैक्स वगैरह लगा था तो उसके बाद एक गिरावट के बाद अच्छा चला, लेकिन अब जिस तरीके से टूट रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स, क्या करना चाहिए? और काफ़ी लॉस हो रहा है इनको तो 600 रुपये के आसपास पर शेयर का। मेरे हिसाब से एक बार लॉस को यहाँ पर क्विट करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक यहाँ से कम 300-350 पॉइंट का करेक्शन और दिखा सकता है। इट विल टेस्ट 1800 to 1750 लेवल्स। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये बात है यहाँ पर। इस बीच वैरागी जी कह रहे हैं थैंक यू रवि सर, आप आते हो तो बहुत पॉजिटिव वाइब ले करके आते हैं, हिम्मत आप दे दिए। अदर जो लोग आते हैं वो इतना डरा देते हैं डिफेंस और रेलवे में कि डर लग जाता है। ये बात तो सही है कि काफ़ी लोग इस समय अब नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं रेलवेज़ को लेकर के, तो थोड़ा सा लोगों के मन में जिनके पास इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनके पास जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो फिर डर लगने लगता है। तो ये टिप्पणी सर आई है। चलिए सर थोड़ी सी बातचीत आईटी को लेकर के करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आईटी में सर अभी आपका क्या स्टैंड है? कल की जो गिरावट रही मतलब बड़ा पैनिक देखने को मिला, आज रिकवरी है पर सारी बढ़त जो है वो अब खोती हुई दिखाई दे रही है। और ये सुबह भी जब हम लोग 10 बजे की कमेंट्री कर रहे थे तब भी ये बात हम लोग कर रहे थे, हालांकि आज की गिरावट तो थोड़ा सा बैंक ब्लीड कर रहा है कि ये जो आईटी के अंदर इस समय समस्याएं का भवंडर बचा हुआ है और अगर उस कोई रैली रिकवरी रैली को अगर आईटी लीड कर रहा है तो किस रैली पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। पहला तो ये कि अब आईटी में क्या करें, दूसरा ये कि क्या कुछ खरीदना भी की कोशिश करनी चाहिए या अभी इस सेक्टर को छोड़ दें। ओवरऑल आपका व्यू क्या होगा आईटी को लेकर के? इस समय विपुल जी आईटी काउंटर की दशा ऐसी ही है कि एक बार द्रोणाचार्य जो है वो अपने सारे शिष्यों का टेस्ट ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, तीर और कमान सबको पकड़ाया और एक पेड़ की तरफ निशाना लगाने को बोला। तो उन्होंने भीम की जब बारी आई तो उन्होंने भीम से कहा भीम आप निशाना लगाओ, आपको क्या दिखाई देता है? तो वो भीम ने जब निशाना लगाया तो उसने कहा कि आईटी काउंटर दिखाई देता है। और फिर उसके बाद दुर्योधन की बारी आई तो उसने कहा कि अगर भीम ने आईटी बोला है तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ नया बोलूंगा मेरी पचेगी नहीं, तो इसलिए उसने कहा रियलिटी काउंटर। तो सर हालात ना कुछ ऐसे ही पैदा हुए हैं कि जो आप तीर लगा के देखना चाहते हो आपको वही दिखाई देगा। और इस समय की जो सिचुएशन है उस पे ये है जी कि मार्केट के कोई फैक्टर आप बताइए, मैं आपके सामने 5 फैक्टर यहां पर डिसाइड करता हूं और उसके बाद आज विपुल जी जज आप हैं और हम अपनी पेशी कर रहे हैं। पहला, यूएस के टैरिफ वॉर को लेकर के जिस हिसाब से ट्रंप का बदलाव होता है उसका इंपैक्ट आईटी काउंटर पर क्या पड़ेगा, पहला काम। दूसरा, यूएस में जिस हिसाब से आपने वो देखे डेटा नंबर्स यहाँ पर देखे, इकोनॉमिक डेटा देखा, हाउस होल्ड डेटा देता है, वो आपको क्या कहता है। तीसरा, यूएस की जो पॉलिसीज हैं उसको अगर इंडस्ट्री की पॉलिसीज को अगर वॉच करें तो उससे आईटी काउंटर क्या कहता है। चौथा, अगर इस समय यूरोप की बात करी जाए और अदर कंट्रीज की बात करी जाए जहां पर एक्सपेंस साइड पर बजट को जब इंक्लूड करते हैं तो उसका आईटी काउंटर क्या कहता है। तो आप ये पाएंगे कि ये सारे फैक्टर जो हैं वो कहते हैं कि आईटी काउंटर हम नहीं चलेंगे। और उसके बावजूद भी हम सब ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या चलेगा आईटी में। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा है कि इस समय चाहे यूएस का टैरिफ वॉर हो, चाहे यूएस के रिफॉर्म पॉलिसीज हो, चाहे यूएस के फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो, और चाहे तो और एक और फैक्टर है
जिससे आप इग्नोर करके भूल सकते हैं, लेकिन कोई भूल नहीं सकता, वो है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, जिससे कि यूएस ने ही ईरान और यूएस के बीच में क्रिएट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे फैक्टर किसी भी दृष्टि से स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव किसके लिए निकलते हैं विपुल जी, आप बताइए फैसला। हाँ नहीं, बात तो सही है। तो अब ये बता दीजिए सर, बात तो आपकी मैं पूरी तरीके से समझ गया, लेकिन अब जो लोग पुराने थे, क्योंकि इन्हीं लोगों को लगातार बताया गया कि नहीं नहीं ठीक है अभी गिर रहे हैं, गिर तो काफ़ी टाइम से रहे, कोई बात नहीं। बहुत लोग म्यूचुअल फंड वाले हों या कहीं पर भी हो, खबर तो ये रही कि पोर्टफोलियो में रखिए, आज नहीं तो कल चलेंगे, कल नहीं तो परसों चलेंगे। पर वो समस्या तो बढ़ती गई। आपने ज़रूर कहा कि आईटी से दूरी बनाने के लिए, पर बहुत लोग हैं मार्केट में जो कि कह रहे थे कि नहीं बिना आईटी के कैसे काम चलेगा। अब एआई सब के आने के बाद बहुत लोग नेगेटिव हो गए। तो जो लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे, उनको क्या करें? एक बार के लिए पूरा लॉस बुक कर लें आईटी में या फिर एवरेज करें? उनके लिए क्या नसीहत है? देखिए, मैं तो वो द्रोणाचार्य का अर्जुन ही हूं, जो चाहे जितनी तरीके से देखो आईटी काउंटर सेल ही दिखता है। तो अब मतलब लॉस दूसरा, बुक कर लें। बिल्कुल। देखिए, मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे आता हूँ, मैं समझाने की। देखिए क्या है विपुल जी, हर बार हम लोग लेवल से समझाने की कोशिश करते, समझ नहीं आता ना, तो मैंने सोचा शायद फंडामेंटल से समझ में आ जाए, इशारों में थोड़ी फंडामेंटल डिस्कस कर ले। तो हमने यूएस के टैरिफ की भी बात कर ली, फेड के इंटरेस्ट रेट की बात कर ली, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर ली, क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात कर ली, और यूएस के हाउस होल्ड डेटा की बात कर ली। ये सारे फैक्टर में से कोई एक फैक्टर पॉजिटिव आईटी काउंटर के लिए तो नहीं है। दूसरा, इसका रिपल्सिव इंपैक्ट जो अभी दिखेगा वो दिखेगा आपको प्रॉपर्टी काउंटर पे, क्योंकि बहुत से लोग बेंच पे बैठे हैं, नौकरियों से कंटिन्यू निकाले जा रहे हैं। तो पहला जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा वहां पर। अभी रियल्टी काउंटर का टूटना बाकी है। दूसरा, इसका चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा अब आपके अदर सेक्टर पे, जिसपे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में कोई इंजीनियरिंग की स्टॉक पे रुकावट नहीं देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं से एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, समझना आपको है। अब आप फिर भी पॉजिटिव अगर ढूंढ रहे हैं तो आप एक बात समझिए, विप्रो टॉप का स्टॉक उठाइए। 6 महीने 8 महीने पहले जो 280 के पास था, आज 200 रुपए पे है। और कितना गिरेगा, और कितना गिराएंगे? कैपिटल तो वाइप आउट हो ही रहा है। बेटर है यहां से स्विच कर लीजिए, कहां चले जाइए, आईटी काउंटर से तौबा कर लीजिए, कोई भी काउंटर पकड़ लीजिए। सरकार ने कहा पावर, हम पावर दे रहे हैं, तुम पावर लो, हम एनर्जी बना रहे हैं, तुम एनर्जी करो। बेटर है पावर सेक्टर पे रहिए। आईटी काउंटर से निकलना है, कहां जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा, एफएमसीजी काउंटर पे रहिए। आईटी काउंटर से निकलकर कहां जाएं नहीं समझ आ रहा, फार्मा को नंबर 1 चॉइस रखिए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप देख के पलट। बात इस चीज की नहीं कि आप यहां पर टेक महिंद्रा, एचसीएल या इंफोसिस पे लॉस बुक कर पाएंगे। बात इस चीज की है कि लॉस बुक करने के बजाय आप ये स्ट्रैटेजी रखते अगर कि मैं इस स्टॉक को कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूं और दूसरे स्टॉक पर चढ़ जाता हूं, बाद में लूंगा आकर यही, तो शायद इन लेवल्स पर आप 20-30% खरीदने की तैयारी करते। फिलहाल इसकी जितनी भी रैली आती है, पुल बैक आता है, जब तक 30% का पुल बैक नहीं आता तब तक तो अपने रेट पर भी नहीं आएंगे स्टॉक्स। मुझे ऐसा लगता है अभी यहां से 10% का करेक्शन ड्यू है। तो चॉइस आपकी है, रिस्क फैक्टर आपका है। चलिए ठीक है। चलिए, इस बीच सर काफ़ी देर से राजेश कुमार जी हमारे साथ वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत गम भरे माहौल में भी आप लोग जो हंसते रहते हो, आपका प्रोग्राम एक पूरा मुझे तो एंटरटेनमेंट जैसा लगता है। क्या रवि सर, रजित सर, खंडेलवाल सर, हलदार सर, अंबाला मैम, आपकी पूरी वाला को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं भारतीय वायु सेना में उधमपुर में पोस्टिंग हूँ, हर रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ, सारे प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू सर। आप इंडियन एयरफोर्स से हैं सर? हाँ जी, भारतीय वायु सेना। वाह 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 सर, पहले तो सल्यूट है आपको दिल से, और माफी चाहेंगे आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप लोगों का जो योगदान है सर। अरे नहीं सर, मैं सही बताऊं आपको जी, मेरा कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं आपसे बात करूं। मेरे क्वेश्चन जितने भी, मेरे करीब 40 मेरे पोर्टफोलियो में शेयर हैं और मुझे जवाब मिल जाता है डेली के डेली। सर कोशिश यही रहती है कि सर आप बैठा था, चलो डालता हूँ, और आज ही लकीली मेरा 10 मिनट में ही नंबर आ गया। देखो वाह सर वाह। और सर हमारी कोशिश भी रहती है सर, कौन कंप्लेंट करता आपकी, आप क्वेश्चन नहीं लेते। मेरे को बड़ा दुख होता है वो लोग जो बोलते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। रवि सर जैसे एक्सपर्ट बंदे
खंडेलवाल सर जैसे, हलदार सर जैसे हंसी मजाक में जो प्रोग्राम करते हो, एक मुझे तो मनोरंजन जैसा लगता है। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटे से कैच कितना ही गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाह सर, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सर आनंद आता है। आपके जो शब्द है ना बड़ी एनर्जी देते हैं सर, और आपको एक बार फिर से दिल से सैल्यूट कि मतलब जो धमाल आप लोग कर रहे हैं ना सर, वो अद्भुत है सर। मैं हाँ एक चीज और कहूंगा सर, अभी बड़ा अच्छा करीब 4-5 मिनट रवि सर ने बोला है, और मैं भी अभी लिख लिया कि इटरनल, सीजी, IRCTC, IT, भैया दूर रहो, नहीं मत बनाओ। बड़ा अच्छा लगता है रवि सर का ये डायलॉग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये आज आपका सवाल क्या है सर? सवाल पारस डिफेंस पे है मैम, सर जी की अंबाला मैम ने जो ये दिया था, और मैं उस पे बने हुए हूँ, 100 मेरे शेयर हैं, एट द रेट ऑफ 680 मेरी एवरेज हो गई है। अभी भी मैं बना हुआ हूँ इस उम्मीद में कि ये जुलाई में 900 पे गया था सर, और मैं उस उम्मीद में बैठा हूँ ये कब 900,000 तो हो। आप निकले नहीं उसमें, आपने कब लिया था? ये सर एवरेजिंग कर रहा हूँ आफ्टर जुलाई। अच्छा चलिए ठीक है, आफ्टर जुलाई से एवरेजिंग चल रही है मेरी, 100 शेयर हो गए अब। 100 शेयर आपके पास हो गए हैं, 681 की प्राइस है, और चूंकि आप डिफेंस में हैं तो इसलिए डिफेंस पे भी आपने पारस डिफेंस लिया हुआ। चलिए इस पर जो है थोड़ी सी, और नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है सर? हाँ बिल्कुल, ये जब तक 900 नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा जी। अच्छा अच्छा, ये मतलब जो है अच्छा है, कम से कम 900। हाँ ठीक, कम से कम 900 का ना मुझे कोई, क्योंकि अभी देखो बड़ी मुश्किल से मेरे को 4 महीने हुए इसको होल्ड किए हुए, अगर ये 6 महीने में, साल भर में मेरे को डबल देगा तो मेरे को क्या दिक्कत है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, पूछते हैं रवि सर से कि क्या ये जो आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपकी पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, जितने इतने अच्छे ढंग से जो आप अपने प्रोग्राम रखते हैं, दर्शकों को मार्ग निर्देश करते हैं, और जिस माला में आप पिरो के रखते हो इन सबको, हमारे सभी एक्सपर्ट को, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जो कैमरामैन और ये सब टीमें बैठती हैं जो आपको सहयोग कर रही है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे लगता है उनकी भी नहीं, उनके बिना संभव नहीं है सर। हमारी PCR की टीम, हमारी ग्राफिक्स, हमारे कैमरामैन, बिल्कुल सब एडिटर्स हमारे, उन सबकी मेहनत के बिना तो हम लोग संभव ही नहीं है कि आप तक पहुंच सके। तो उन लोगों का बहुत अभूतपूर्व योगदान है, हमारे प्रोड्यूसर्स सबका बहुत योगदान है। चलिए आप बने रहिए, जब जरा रवि सर की अगली आवाज़ सुन लेते हैं। रवि सर एयरफोर्स में हैं सर, और इस समय उधमपुर में पोस्टेड हैं, पारस डिफेंस लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। पारस डिफेंस से शुरू करते हैं, और चूंकि ये हमारा सेगमेंट 40-42 मिनट ही हम अपलोड करते हैं, तो पारस डिफेंस के बाद हम बाकी डिफेंस कंपनियों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले लेकिन सर पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं देखिए, पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स का, और इतना आप एनर्जी जनरेट कर देते हैं कि वाकई में हमें भी अच्छा लगता है। और हम आप कभी टीवी पे शो कर रहे हो, चैनल पे शो कर रहे हो, और ऐसा कोई अगर बोलता है तो सच बताया तो वो एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। देखिए विपुल जी की स्माइल इसीलिए और बढ़ गई है, क्योंकि और स्माइल इस वजह से बढ़ी सर कि हमारी एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल किया है ना सर, तो ये, और चूंकि ये हमारी एयरफोर्स से ही हैं, तो वो सुन करके थोड़ा सीना और ज़्यादा गर्व से भर जाता है। जी सर, रवि सर। हाँ, और सबसे बड़ी बात है सर, देखिए क्या होता है, बड़ा मोनोटोनस सा शो होता है, हम और विपुल जी और टीम वगैरह बैठी होती है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई सिर्फ स्टॉक मार्केट दे रहा होता। तो एंटरटेनमेंट भी 1 घंटा है सर, किसी को बैठ के बात करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो थैंक यू वेरी मच आपके प्यारे कमेंट का। और आपको बताऊं सर, पारस डिफेंस मेरा डिफेंस सेक्टर से सबसे पसंदीदा स्टॉक है, और मैं इसको समय समय पर रिकमेंड करता रहता हूं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मैं इसकी जो दूंगा वो दूंगा 580 के पास टिल द टाइम। बट ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक बुरा है, अच्छा है। 630 है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखना चाहिए। मेरा टारगेट बहुत नॉर्मल साइड पे अगर मैं देखता हूं तो 780 और 800 के आसपास आता है, तो मैं थोड़ा ढीला होना शुरू हो जाता हूं। मुझे लगता है रिटर्न पे लालच ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, जो लॉक कर लो घर ले जाओ वही अच्छा है। तो कहाँ पे आप बुक करें सर? कितना बताया आपने? 780 800 के आसपास। 800 के आसपास आपने 900 रखा हुआ, 800 पे मिल जाए ठीक है, 100 रुपये कम से ही, फिर नीचे आ जाता है ये, तो फिर दोबारा एंट्री कर लीजिएगा।
इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं। चलिए, ये बात तो रही सर पारस डिफेंस को लेकर के, लेकिन हम डिस्कस क्यों करना चाह रहे थे आपके साथ डिफेंस, एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ डिफेंस को लेकर के कुछ बातचीत हो सकती है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? और कुछ एक शेयरों पे खासतौर से जैसे आइडिया फोर्ज, एक तो मैं चाहूँगा कि उसके आप थोड़ा सा लेवल बता दें। HL और BL PSU से काफ़ी ज़्यादा बातचीत और लोगों के सवाल रहते हैं। HL काफ़ी पिट चुका है, क्या और पिटेगा, क्या व्यू है? तो ये 2-3 शेयर पे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी आ जाए सर। देखिए विपुल जी, वैसे तो मैंने समय समय पर सारे आपकी स्टॉक अपडेट रहती है, पर हर बार नए लोग आते रहते हैं तो वो जी लोग भी अपने शेयरों पे भी लोग सुनना पसंद करते हैं। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहले HL पे ही शुरू करता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे मैं बताता रहता हूँ। HL देखिए, मैंने यहाँ पर 3900 का आसपास का लेवल का भी वेट कर रहे हैं, वहां पर बाय करेंगे। 38 और 3900 के बीच में यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म पर 3600 का स्टॉप लॉस, टारगेट 4600 का वापस से रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट की दशा सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं किसी स्टॉक पे उतना भरोसा नहीं करता जितना PM साहब जब बाहर कहीं टूर पे जाते हैं और मार्केट जिस हिसाब से पॉजिटिव रंग दिखाती है उस पे बड़ा भरोसा होता है। लेकिन वो भले छोटे टाइम की खुशी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे यही सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ध्यान जरूर रखिए, पुल बैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपने बात की BL की। देखिए, BL पे रेंज चेंज हो गई, 420 बाय के लेवल है, 465 462 ये प्रॉफिट बुक करने के लेवल है, बिट पर चल रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ नॉन ट्रेड जोन के तरह हिसाब से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। एक सर वो आइडिया फोर्ज रह गया, आइडिया फोर्ज, और चाहे तो BDL भी कवर कर लीजिए, ये 2 शेयर, ताकि जब शाम को लोग देखें 8 बजे तो उनको थोड़ा एक 360 डिग्री व्यू मिल जाए। और क्योंकि बड़ा इवेंट है, कल हो सकता है रिएक्शन आए स्टॉक्स वगैरह पे, या कल परसों में जब कुछ साइन वगैरह हो, उसके बाद रिएक्शन से पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी देखिए, एक तो पूरे पूरे इस पैक को समझ कोशिश करिएगा डिफेंस की। तो जो आइडिया फोर्स है वो एक्चुअली में एरो स्पेस और डिफेंस पे काम कर रहा है, और चूंकि इसका थोड़ा सा फ्यूचर जो है वो डाउटफुल हुआ कंपनी के कुछ ऑर्डर्स को लेकर के, और कई चीजें फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से ये स्टॉक ना कंटिन्यू गिरता चला गया, और अभी भी उसके थम नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये पेन और बढ़ाएगा, लेकिन इस पे एक्सपोजर आप मत बढ़ाना, आप एक्सपोजर कम रखो। 380 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर वापस से एक बार को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर रिकमेंडेशन हुई तो वहां पर बाय के मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं है। जहां तक BDL की बात है, सेम इंपैक्ट है। थोड़ा सा BDL में भी अभी गिरावट के संकेत ज्यादा हैं, और टारगेट की बात करें तो 1150 तक आ सकता है। उन लेवल्स पर आने के बाद कुछ बाय के कॉल होंगे, तब तक वेट एंड वॉच। ये बात यहाँ पर वेट एंड वॉच की भूमिका यहाँ पर दी जा रही है। एक हमारे दर्शक का सवाल था पावर ग्रिड को लेकर के। अच्छा, आज एक सेक्टर रह गया सर, वो हालांकि पता नहीं वो शाम में जा पाएगा कि नहीं, अब क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो है मेटल में आज अच्छा मोमेंटम है। तो मैं चाहूँगा, एक तो सर मेटल में क्या अच्छा लग रहा है? वेदांता, सेल वगैरह में से कुछ खरीद सकते हैं, या फिर जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? और एक पावर ग्रिड पावर सेल ले लीजिए सर अगर संभव हो तो। देखिए, वेदांता आपने चूज कर लिया, वेदांता अच्छा है, नई सीरीज पर निकला है, 850 तक जा सकता है। बाय नहीं किया तो कर लीजिए, रहना है तो रुकिए। और यहां से टाटा स्टील पर रिवर्सल आ सकता है। तो 2 स्टॉक आपके मेटल के हो गए। पावर की बात करें तो टाटा पावर और पावर ग्रिड, ये दोनों स्टॉक नए अपडेट के साथ बढ़े हैं। 335 का लक्ष्य टाटा पावर का है और 480 का लक्ष्य टाटा पावर का है। तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य के साथ यहां पर होल्ड करके रखें।